अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं स्ट्रेस। इससे पहले हम लोग क्या देखे थे? इलास्टिक बॉडीज़ क्या होती हैं, प्लास्टिक बॉडीज़ क्या होती हैं, इलास्टिसिटी का गुण क्या होता है, इलास्टिसिटी की लिमिट क्या होती है। इन सारी चीज़ों को, इन सारे टॉपिक को देख लिए। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा चैप्टर का, स्ट्रेस यानी प्रतिबल। तो स्ट्रेस पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा दो चीज़ और देख लेते हैं, टेंसाइल फोर्स और कंप्रेशन फोर्स। ठीक, टेंसाइल फोर्स और कंप्रेशन फोर्स। ठीक, फोर्स हम जानते हैं बल होता है, टेंसाइल को हिंदी में बोलते हैं तनाव बल और कंप्रेशन को बोलते हैं हिंदी में संपीड़न बल। ठीक, तो ये तनाव बल और संपीड़न बल होता क्या है इसको समझते हैं। जैसे कोई ये बॉडी है, ठीक, ये हमारी कोई बॉडी है, इस पे अगर हम लोग दोनों तरफ से, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों फोर्स जो हमारा अपोजिट डायरेक्शन में है और इसको खींचने का प्रयास करें, यानी इसकी लेंथ, ध्यान दीजिएगा, लेंथ बढ़ाने का प्रयास करें, उस बॉडी को, उस बॉडी की फोर्स लगाएं, जो डिफॉर्मेशन फोर्स हो गया हमारा इक्वल रहेगा, इक्वल एंड अपोजिट, और उस वस्तु की लेंथ बढ़ाने की कोशिश करें, तो उसको हम लोग बोलेंगे टेंसाइल फोर्स यानी तनाव बल। यानी जो सिंपल हम समझ सकते हैं कि अगर बॉडी को खींचा जा रहा है तो हमारा तनाव बल होगा, और अगर बॉडी पर, ये कोई बॉडी है, इसको कंप्रेस की जा रही है, वर्ड से ये सब कुछ हमारा क्लियर है कि कंप्रेस की जा रही है, दो इक्वल एंड अपोजिट इसमें भी है, दो इक्वल एंड अपोजिट इसमें भी है, बस इसमें ध्यान क्या है, इसको खींचा जाएगा, इसको संपीड़न यानी दबाया जाएगा, तो इसमें क्या होगी, लेंथ में कमी आएगी, लेंथ में कमी आएगी, इसमें लेंथ में वृद्धि होगी, लेंथ में वृद्धि। तो एक चीज़ हम लोग नोटिस करेंगे कि टेंसाइल फोर्स और कंप्रेशन फोर्स दोनों में सिमिलरिटी क्या है कि दोनों में इक्वल फोर्स लगेंगे, इक्वल मान के, दोनों में इक्वल मान के फोर्स रहेंगे, दोनों फोर्स, और दोनों में अपोजिट डायरेक्शन आएगा, इसका भी इधर डायरेक्शन, इसका दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इसमें इधर डायरेक्शन, इसमें भी इधर डायरेक्शन है, तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स दोनों में है। लेकिन क्या होगा कि इसमें जो है उसको खींचेगा, टेंसाइल मतलब तनाव मतलब कि उसको खींच रहा है, और संपीड़न मतलब कंप्रेशन, उसको दबा रहा है। ठीक, ऐसे हम समझ सकते हैं कि, और ये चीज़ याद रखने वाली है कि टेंसाइल फोर्स यानी तनाव बल में हमारी लेंथ में वृद्धि होगी, और कंप्रेशन यानी संपीड़न में लेंथ में कमी होगी। ये चीज़ें न्यूमेरिकल में यूज होती हैं। ठीक, तो इस चीज़ को हम लोग याद करेंगे। अब हम लोग समझते हैं स्ट्रेस क्या होता है। तो स्ट्रेस को अगर सिंपल से समझे, जैसे हम इलास्टिसिटी समझे थे, तो वैसे तो जैसे मान लीजिए कोई ये बॉडी है, एक हम समझा रहे हैं, फिर इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। ठीक, तो मान लीजिए ये बॉडी है, इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं, ये हमारा इक्वल एंड अपोजिट टेंसाइल फोर्स है। ठीक, फोर्स लगा रहे हैं, तो हम पीछे क्या बताए थे, इलास्टिसिटी जब पढ़ रहे थे तो यहाँ पर हम बताए थे कि जो ये हमारा फोर्स है, फोर्स लगाएंगे तो जो वस्तु है इसका अपोज करेगी। ठीक, जो अपोज करेगी उस, जो फोर्स लगाया गया है उसका, तो यहाँ भी जो फोर्स लगाया है ये वस्तु उसका अपोज करेगी, इधर से इसका अपोज करेगी, इधर से इसका अपोज करेगी। यही जो इसके अंदर मतलब फोर्स लगाएं तो इसके मॉलिक्यूल होंगे, सिंपल सी बात है, बॉडी मॉलिक्यूल से बनी हुई है, तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मॉलिक्यूल्स जो है बाहर जो फोर्स लगाया गया उसको विरोध करने के लिए खुद से मॉलिक्यूल फोर्स लगाएंगे उस फोर्स का विरोध करने के लिए। तो जो मॉलिक्यूल फोर्स लगाएंगे उसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस। ये इंटरनली होता है स्ट्रेस, ये इंटरनली होता है। ठीक, और इसको क्लियरफायर में समझें तो जैसे इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये हमारी कोई बॉडी है, ठीक, इस पर टेंसाइल फोर्स लग रहा है। अब हम बोलेंगे टेंसाइल और कंप्रेशन, क्योंकि हम टेंसाइल और कंप्रेशन समझ लिए, और हिंदी उसको दिमाग में याद रखिएगा, टेंसाइल तनाव, कंप्रेशन संपीड़न। तो अब हम टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं F, दोनों तरफ इक्वल ही रहेगा। ठीक, तो टेंसाइल फोर्स F लगा रहे हैं। अब इसमें क्या है कि ये मॉलिक्यूल से बॉडी बनी हुई है, तो अब फोर्स हम लगाएं तो ये मॉलिक्यूल भी अपना अपना फोर्स लगा रहे हैं उसका अपोज करने के लिए, सारे मॉलिक्यूल फोर्स लगा रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए इस बॉडी को अगर हम काट के देखें यहाँ से तो कैसा दिखेगा। ठीक, तो जैसे मान लीजिए इसको हम लोग बोलते हैं सेक्शनिंग, काटने को। तो मान लीजिए यहाँ काटे हैं तो ये कुछ इस प्रकार कटा हुआ भाग है, ये F है, यहाँ से ये कटा हुआ है। तो यहाँ पर जो इसके मॉलिक्यूल हैं, जो सारे मॉलिक्यूल हैं, ठीक,
ये इसका अपोज करेंगे। अपोज करने के लिए मतलब ये अगर इधर लगा है तो इसका विरोध करने के लिए इधर लगाएंगे। ठीक, सारे मॉलिक्यूल अपना अपना फोर्स इधर लगाएंगे। इधर क्यों लगाएंगे? क्योंकि ये जो फोर्स है इसको इधर सारे मॉलिक्यूल को इधर खींचना चाह रहा है। ध्यान समझिएगा, जो ये एफ फोर्स है इस बॉडी के सारे मॉलिक्यूल को इधर खींचना चाह रहा है, तो मॉलिक्यूल अपोज करने के लिए इस फोर्स को इधर इधर फोर्स लगाएंगे अपने आप को बैलेंस करने के लिए। ठीक, मॉलिक्यूल अपने आप को संतुलित अवस्था में करने के लिए इस फोर्स के अपोजिट फोर्स लगाएंगे। और जो मॉलिक्यूल ये फोर्स लगा रहे हैं ये इंटरनल, इसको बोलते हैं इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स। नाम याद रख रहिएगा, इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स यानी आंतरिक प्रतिक्रिया बल। आंतरिक प्रतिक्रिया बोलते हैं या आंतरिक प्रतिरोध बल। आंतरिक प्रतिरोध भी बोलते हैं, प्रतिक्रिया को प्रतिरोध भी बोलते हैं। आंतरिक प्रतिरोध बल, प्रतिरोधक बल। ठीक, तो जो इस फोर्स के कारण इस बॉडी के इंटरनली जो फोर्स डेवलप हुआ, फोर्स हम लोग लगाएं इस बॉडी के मॉलिक्यूल के कारण, इस बॉडी के मॉलिक्यूल के कारण, मॉलिक्यूल अपने आप को डिस्प्लेसमेंट नहीं करना चाह रहे हैं, अपने सापेक्ष में कोई परिवर्तन नहीं चाह रहे हैं, तो फोर्स लगा रहे हैं। इस फोर्स के इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएंगे बैलेंस करने के लिए। तो इस फोर्स के कारण इस बॉडी में, अब यहाँ तो हम लोग काट के मतलब ऐसे समझने के लिए देख रहे हैं कि इस बॉडी को यहाँ पर काटे हैं तो कुछ ये ऐसा दिखेगा, लेकिन एक्चुअल में ये फोर्स इसके अंदर यहाँ डेवलप हो रही है, हर जगह डेवलप हो रही है, हर जगह डेवलप हो रही है। इस फोर्स के कारण इधर डेवलप हो रही है। अगर यहाँ काट के अगर बनाएं तो इस फोर्स के कारण जो हमारा इस साइड का फोर्स है, इस साइड के फोर्स के कारण इधर जो हमारा है इंटरनल फोर्स डेवलप हो रहा है, यानी आंतरिक प्रतिक्रिया प्रतिरोधक बल इस इधर डेवलप हो रही है इसके अंदर। तो हम लोग क्या देखें कि इस फोर्स के कारण इसके अंदर इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स एक डेवलप हो रहा है। ठीक, इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स डेवलप हो रहा है और इसी इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स को ही हम लोग स्ट्रेस बोलते हैं। ध्यान समझिएगा, जो ये हमारा इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स है इसी को हम लोग स्ट्रेस बोलते हैं। जितना फोर्स लगाएं इसके इक्वल और अब इसके इक्वल अपोजिट मॉलिक्यूल हमारा फोर्स लगा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग इसको मान लेते हैं F1, F2, F3, F4, जितने फोर्स हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कैपिटल मान लेते हैं F1, F2, F3 और F4। ये हमारा फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में इसको लगा रहे हैं बैलेंस करने के लिए। तो इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स क्या होता है? जैसे अगर स्ट्रेस का हम डिफिनेशन देखें तो स्ट्रेस को हम लोग बोलते हैं इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। मतलब क्या हुआ, स्ट्रेस इक्वल टू, डिफिनेशन में बता रहे हैं, स्ट्रेस इक्वल टू आंतरिक प्रतिरोधक बल डिवाइडेड एरिया। ये एरिया यानी क्षेत्रफल, स्ट्रेस यानी प्रतिबल। ठीक, प्रतिबल, तो प्रतिबल इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा आंतरिक प्रतिरोधक बल डिवाइडेड बाय क्षेत्रफल। यानी जो ये इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स है ये हमारा आंतरिक प्रतिरोधक बल है, डिवाइडेड बाय एरिया, यानी यहाँ का जो एरिया होगा, यहाँ का जो एरिया होगा अगर इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा स्ट्रेस मिल जाएगा। ठीक, ऐसे बोल सकते हैं। अब जो ये इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स है, जो ये एक्सटर्नल फोर्स को हमेशा बैलेंस कर देती है, क्योंकि हम मान के चलें कि ये बॉडी हमारी स्टेबल है यानी बैलेंस है। ठीक, तो ये जो फोर्स लगा रहे हैं इस फोर्स के इक्वल इसमें फोर्स डेवलप हो जा रहा है। तो इक्वल जो फोर्स डेवलप हुआ ये हमारा इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स, ये हमारा इक्वल डेवलप हुआ इस फोर्स के बराबर, तो ये इसको बैलेंस कर दे रहा है, इस फोर्स को बैलेंस कर दे रहा है और ये फोर्स इस फोर्स को बैलेंस कर दे रहा है। तो हमारे ये बॉडी स्टेबल है, इस बॉडी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसका हम लोग डिफिनीशन देख लेते हैं कि डिफिनीशन हम लिखेंगे कैसे। यहाँ तो हम लोग समझ लेंगे कि स्ट्रेस क्या होता है, इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया। अगर हमको निकालना हो तो ये इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स सारे हैं और यहाँ के एरिया से अगर डिवाइड कर दें तो हमारा जो क्या होगा स्ट्रेस यानी प्रतिबल निकल जाएगा। अब स्ट्रेस का हम लोग डिफिनीशन देखते हैं। ये स्ट्रेस का डिफिनीशन है कि साम्य अवस्था में
वस्तु के प्रति एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर कार्यरत आंतरिक प्रतिक्रिया बल यानी इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स को प्रतिबल कहते हैं। ठीक, तो वही चीज़ हम बताया था यहाँ पर जो स्ट्रेस में क्या था, जैसे ये इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स है, ये हमारा इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया यानी आंतरिक प्रतिरोधक बल बटे क्षेत्रफल, और यहाँ क्षेत्रफल को अगर 1 कर दिया जाए, ये क्षेत्रफल को 1 कर दिया जाए यानी एकांक क्षेत्रफल कर दिया जाए, अगर इसको क्षेत्रफल को 1 करेंगे हम लोग जानते हैं इसको क्या बोलेंगे, एकांक क्षेत्रफल। देखते हैं डिफिनीशन कैसे है, उसको हम समझ रहे हैं डिफिनीशन कैसे है। ठीक, तो क्षेत्रफल को 1 कर दिया तो हमारा क्या हो गया, एकांक क्षेत्रफल। तो वही बोल रहा है साम्य अवस्था यानी वस्तु की स्टेबल कंडीशन में प्रति एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल यानी प्रति एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर कार्यरत आंतरिक बल को प्रतिबल कहते हैं। यानी हम पहले बताया था कि जो अगर इसके एकांक क्षेत्रफल यानी अगर जो ये पूरा इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स है डिवाइडेड बाय एरिया कर देंगे तो इसके प्रति एकांक पर जितना फोर्स निकलेगा वो हमारा प्रतिबल होगा। तो ये हम बोलेंगे अगर यहाँ पर 1 कर देंगे तो ये जो हमारा प्रतिबल है इक्वल टू हो जाएगा आंतरिक प्रतिरोधक बल, मतलब जो आंतरिक प्रतिरोधक बल होगा वही हमारा प्रतिबल के बराबर हो जाएगा। कब, जब एकांक क्षेत्रफल होगा। तो डिफिनीशन भी वही बोल रहा है कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत आंतरिक प्रतिक्रिया बल इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स प्रतिबल कहते हैं। ठीक, तो ये चीज़ हम लोग क्लेरिफाई समझ लिए। अब यहाँ पर एक चीज़ नोटिस बस ये ध्यान में देना है कि जो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स है वो हमारा एक्सटर्नल जो हम लोग डिफॉर्मेशन फोर्स लगाए थे उसके बराबर होगा, क्योंकि वस्तु स्टेबल कंडीशन में हम मान के चल रहे हैं। तो ये उतना ही फोर्स लगाएगा जितना ये फोर्स लग रहा है, जितना फोर्स लग रहा है उतना ही फोर्स लगाएगा स्टेबल करने के लिए, बस अपने आप को संतुलित करने के लिए। ठीक, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि माना अगर क्षेत्रफल जो हमारा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, ये जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो a है। ठीक, जो बाह्य लगाए हैं, बाह्य मतलब डिफॉर्म फोर्स, जो डिफॉर्म फोर्स लगाए हैं वो हमारा F है। ठीक, तो अब प्रतिबल क्या होगा, प्रतिबल क्षेत्रफल A है, डिफॉर्मेशन फोर्स A है, तो इसको क्या हम लिख सकते हैं, प्रतिबल इक्वल टू आंतरिक प्रतिक्रिया बल डिवाइडेड बाय एरिया यानी क्षेत्रफल। ये हमारा फार्मूला हो गया प्रतिबल निकालने का। प्रतिबल इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, और हम जानते हैं क्या कि आंतरिक, अभी हम बोले हैं आंतरिक प्रतिक्रिया जो बल उत्पन्न हुआ है बॉडी में, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स जो उत्पन्न हुआ है, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स जो बॉडी में उत्पन्न हुआ है वो किसके बराबर है, आंतरिक प्रतिक्रिया बल किसके बराबर है, बाह्य बल के। बाह्य बल मतलब डिफॉर्म फोर्स के बराबर है। तो यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्रतिबल यानी स्ट्रेस इक्वल टू, यहाँ समझिएगा स्ट्रेस इक्वल टू प्रतिबल है, स्ट्रेस इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स बराबर क्या लिख सकते हैं, बाह्य बल। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, विरूपक बल या डिफॉर्मेशन फोर्स, डिफॉर्म फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। अब एरिया कहाँ का लेंगे, ये जो हमारा बार था यहाँ पर फोर्स हम लोग लगाए थे F और इधर F लगाए थे, जो हम समझने के लिए फोर्स लगाए थे। ठीक है, तो अभी तो हम लोग बोल रहे थे कि ये बीच का हम लोग काट के देखे थे कि यहाँ कैरी करेंगे। अब एक्सटर्नल फोर्स ले लिए, एक्सटर्नल फोर्स यानी डिफॉर्म फोर्स ले लिए, तो एरिया यहाँ का लेंगे। यहाँ पर बॉडी का जो एरिया होगा, मान लीजिए सर्कुलर राड है, ठीक, ये सर्कुलर राड हम अगर मान ले रहे हैं तो यहाँ पर जो सर्कुलर एरिया होगा वो एरिया यहाँ पर लेंगे हम लोग स्ट्रेस कैलकुलेट करने के लिए। अगर यहाँ मान लीजिए कोई स्क्वायर बार है, मतलब कि वर्गाकार है, उसका शेप जो है वर्गाकार है आगे का, तो यहाँ पे एरिया हम स्क्वायर का ले लेंगे। सर्कुलर है तो सर्कुलर का ले लेंगे, रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल यानी आयत है तो आयतकार ले लेंगे। ठीक, ये चीज़ ध्यान देना है। तो अब यहाँ पर एक और चीज़ समझने वाली है कि जो ये आंतरिक प्रतिक्रिया बल है इसको हम लोग विरूपक बल के बराबर क्यों किए, क्यों इसको इस प्रकार लिखे हैं, इसी प्रकार क्यों नहीं छोड़ दिए हैं। तो ये चीज़ बताते हैं कि जो ये आंतरिक प्रतिक्रिया बल है, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स है, एक्चुअल में यही हमारा प्रतिबल है।
ठीक। लेकिन ये बॉडी के इंटरनल में डेवलप हुआ है, इंटरनल में उत्पन्न हुआ है, तो इसको हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। कैलकुलेट मतलब इंटरनल कैसे कैलकुलेट करेंगे कि इंटरनल कितना फोर्स निकला है, कितना फोर्स इसमें डेवलप हुआ बॉडी में, तो नहीं कैलकुलेट पाएंगे। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि मानते हैं कि जो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स उत्पन्न हुआ बॉडी में वो इसके बराबर ही उत्पन्न हुआ, मतलब इन सबको जोड़ेंगे तो वो इसके बराबर ही होगा, क्योंकि उतना ही हम फोर्स लगाए ना, उतना ही इसमें बॉडी में इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप होगा। तो यहाँ पर हम लोग इसीलिए कि इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स इक्वल टू डिफॉर्म फोर्स, तो यहाँ पर जो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स है हमारा विरूपक बल के बराबर हो जाएगा। तो हमारा फार्मूला हो जाएगा स्ट्रेस इक्वल टू डिफॉर्म फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। अब इससे हम आसानी से न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। और इसका यूनिट क्या होता है, इसका एसआई यूनिट अगर देखें, एसआई यूनिट यानी मात्रक, इसको इसका होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी इसको लिखेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग एक और नाम से जानते हैं पास्कल। ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, पास्कल। ठीक, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, इसी को बोलते हैं पास्कल। अब ये यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कैसे आया, तो अब जो विरूपक बल है, ये ऊपर विरूपक बल है, यहाँ से अगर देखते हैं इसको ऐसे हम देख सकते हैं सिंपल सा, स्ट्रेस इक्वल टू एफ बाई ए। ठीक, विरूपक बल मेरा एफ है और एरिया मेरा ए है, इसको ऐसे लिख लिए। और एफ हमारा फोर्स क्या है न्यूटन में, इस एफ का मात्रक क्या है न्यूटन, तो ये हमारा हो गया न्यूटन। ठीक, एफ का फोर्स हमारा क्या है न्यूटन, और एरिया हम किस में ले रहे हैं, एरिया का यूनिट क्या होता है मीटर स्क्वायर, तो ये हो गया मीटर स्क्वायर। तो हमारा यूनिट क्या हो गई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक, यहाँ से हमारा फोर्स का यूनिट हो गया न्यूटन और एरिया का यूनिट हो गया मीटर स्क्वायर, तो हमारी यूनिट हो गई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इसका हम लोग देखते हैं बीमीय सूत्र। बीमीय सूत्र देखें तो फोर्स का हम लोग जानते हैं कि बीमा क्या हो, फोर्स का हम लोग बीमा जैसे यहाँ पर हमारा फोर्स हो गया, नीचे एरिया हो गया, तो इसका बीमीय सूत्र कैसे निकलेगा वो हम लोग देखते रहते हैं। तो फोर्स का हमारा बीमीय सूत्र क्या होता है एम एल टी पे -2, और एरिया यानी मीटर स्क्वायर का बीमीय सूत्र क्या होगा, मीटर का होता है एल, स्क्वायर है तो एल स्क्वायर। एक एल से एल कट जाएगा, एक एल बचेगा, तो फाइनली हमारा बीमीय सूत्र क्या आएगा एम एल पे -1 टी पे यहाँ पर होगा टी पे -2, ये हमारा हो जाएगा बीमीय सूत्र। एम एल पे -1 टी पे -2, ये कैसे आया, फोर्स का हमारा बीमीय सूत्र क्या होता है एम एल टी पे -2, और नीचे हमारा एरिया यानी मीटर स्क्वायर, तो मीटर का हमारा बीमीय सूत्र क्या होता है एल, मीटर को हम लोग एल से करते हैं। ठीक, एल हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा एल स्क्वायर, तो एक एल से एल कट जाएगा तो बचेगा क्या, एक एल से एल कटेगा, एक एल बचेगा, एक एल ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एम एल पे -1 टी पे -2। तो हम लोग स्ट्रेस को बिल्कुल डिटेल समझेंगे कि स्ट्रेस डेवलप कैसे होता है, उसके इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स मतलब आता कैसे है। जैसे यहाँ पर हम लोग इस पूरे फिगर में समझे थे कि ये इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, इसको काट के देखे थे, मतलब ऐसे एज्यूम किए थे कि ये काट के देखेंगे तो कुछ ऐसा रहेगा। इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स जितना डेवलप होगा वो इसके बराबर होगा। सारी चीज़ें एक बार हम रिकॉल कर रहे हैं, जो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स होगा ये इसके बराबर होगा, क्योंकि जितना बाय बल लगेगा उतना ही डेवलप होगा इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, वस्तु स्टेबल है। ठीक, तो इसको हम लोग इसका डिफिनेशन भी देख लिया कि एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर कार्यरत प्रतिक्रिया बल को प्रतिबल कहते हैं। ठीक, तो आंतरिक प्रतिक्रिया बल डिवाइडेड बाय एरिया, ये आंतरिक प्रतिक्रिया बल डिफॉर्म फोर्स के बराबर होता है। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग बराबर इसलिए किए कि हमको ये न्यूमेरिकल में हम लोग इसका यूज करेंगे। इस फार्मूले को हमेशा याद रखिएगा, न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। और ये पास्कल यूनिट मतलब स्ट्रेस का अगर डायरेक्ट हम यूनिट बोले पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये यूनिट हमेशा याद होना चाहिए कि स्ट्रेस का यूनिट पास्कल होता है। अब हम लोग देखते हैं स्ट्रेस के टाइप्स, यानी टाइप्स ऑफ स्ट्रेस कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, मतलब समझिए कि स्ट्रेस के प्रकार हम बोल रहे हैं। ठीक, टाइप्स यानी स्ट्रेस के प्रकार। तो पहले हम लोग इसका थोड़ा सा क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, यानी वर्गीकरण कि कैसे वर्गीकरण है। तो इसको अगर डिवाइड करना चाहें
तो हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, मेनली दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, फिर उन सब का डिवाइडेशन होगा। कैसे होगा देखते हैं। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस को दो भाग में कैसे करेंगे। पहला मेरा हो जाएगा नॉर्मल स्ट्रेस। सब बताएंगे कि नॉर्मल क्या होता है, सब कुछ बताएंगे। नॉर्मल स्ट्रेस यानी अभिलंब प्रतिबल, अभिलंब प्रतिबल। दूसरा मेरा क्या होता है, टेंजेंशियल। नॉर्मल और टेंजेंशियल, इसी को बोलते हैं शियर स्ट्रेस। टेंजेंशियल या शियर स्ट्रेस, टेंजेंशियल या शियर स्ट्रेस, हिंदी में इसको बोलते हैं स्पर्श रेखीय या अपरूपण, स्पर्श रेखीय या अपरूपण प्रतिबल। हिंदी से अच्छा नाम इसका इंग्लिश का ये टेंजेंशियल एंड शियर स्ट्रेस, और ये हो गया नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक, तो अब नॉर्मल में दो चीज़ें मेन आएंगी। ठीक, नॉर्मल में दो चीज़ें मेन हम लोग देखेंगे। क्या, एक टेंसाइल स्ट्रेस, जो भी टेंसाइल फोर्स बताए थे उसी से रिलेटेड है, यानी तनाव बल, तनाव बल बोलते हैं या तनन बल बोलते हैं, तनन प्रतिबल, बल नहीं सॉरी प्रतिबल। ठीक, दूसरा हो जाएगा कंप्रेसिव स्ट्रेस यानी संपीड़न प्रतिबल। ठीक, सिलेबस के अकॉर्डिंग इतना ही स्ट्रेस है। वैसे स्ट्रेस तो बहुत टाइप के होते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस में बहुत टाइप्स है, टेंजेंशियल शियर स्ट्रेस में बहुत टाइप है, लेकिन सिलेबस में बस हम लोग को जितना दिया है उतना ही देखेंगे बेसिकली, जितना आपको ज़रूरत है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेस में क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रेस, अभिलंब प्रतिबल, टेंजेंशियल या शियर स्ट्रेस, स्पर्श रेखीय या अपरूपण प्रतिबल। और नॉर्मल का क्लासिफिकेशन करें तो उसमें आता है टेंसाइल स्ट्रेस यानी तनाव या तनन प्रतिबल, दूसरा हो जाएगा कंप्रेसिव स्ट्रेस यानी संपीड़न प्रतिबल। तो अब सारे चीज़ को हम लोग एक एक करके समझते हैं। और ये टाइप्स किस पे डिपेंड करेगा, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस ये डिपेंड करेगा, इसको लिख सकते हैं कि डिपेंड ऑन डिफॉर्म फोर्स। इसका मतलब बता रहे हैं, डिपेंड ऑन डिफॉर्म फोर्स का मतलब क्या हुआ कि जो स्ट्रेस के टाइप हैं वो डिपेंड किस पे करेंगे, डिपेंड ऑन डिफॉर्म फोर्स, यानी डिफॉर्म फोर्स पे डिपेंड करेंगे। इसका नेचर कैसा है, ये किस टाइप से लग रहा है, किस तरह से लग रहा है, किस एक्सिस पे लग रहा है डिफॉर्म फोर्स, उसी प्रकार से हमारा स्ट्रेस डेवलप होगा। यानी जिस प्रकार से बल लगेगा हमारा बाय बल, उसी प्रकार से हमारा ये सारे स्ट्रेस प्रोड्यूस होंगे। तो पूरा का पूरा स्ट्रेस डिपेंड किस पे है, डिफॉर्म फोर्सेस पे। जिस प्रकार का डिफॉर्म फोर्सेस होगा उस प्रकार के हमारा स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा। अब यहाँ पर आकर हम लोग देखते हैं, एक एक करके पूरा स्ट्रेस को हम लोग समझते हैं कि सारा स्ट्रेस क्या होता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं नॉर्मल स्ट्रेस। हिंदी एक बार लिख लिए हैं, हिंदी को देखते रहिएगा हमेशा। नॉर्मल स्ट्रेस यानी अभिलंब प्रतिबल, नॉर्मल स्ट्रेस। अब नॉर्मल स्ट्रेस होता क्या है, अगर इसका डिफिनेशन देखा जाए तो जब किसी वस्तु पर कर लेते हैं, वस्तु पर उसकी सतह के अभिलंब, उसकी सतह के अभिलंब डिफॉर्म फोर्स लगे, डिफॉर्म फोर्स यानी विरूपक बल, उस किसी वस्तु पर उसकी सतह के अभिलंबवत डिफॉर्म फोर्स लगाया जाए तो वस्तु में उत्पन्न स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेस कहलाता है, यानी अभिलंब प्रतिबल कहलाता है। इस चीज को समझिए। ठीक, सब कुछ हम कोशिश करें कि आप लोगों को समझ में आ जाए। जैसे हम
नॉर्मल स्ट्रेस क्या हुआ कि जब किसी वस्तु पर उसकी सतह के अभिलंबवत डिफॉर्म फोर्स लगाया जाए तो वस्तु में उत्पन्न स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेस कहलाता है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि वस्तु की सतह के उस अभिलंबवत फोर्स लगाया जाए तो वस्तु में जो उत्पन्न होगा, तो अब यहाँ पे देखिए डिपेंड किस पे कर रहा है कि नॉर्मल स्ट्रेस कैसा होगा, डिफॉर्म फोर्स अगर अभिलंबवत लग रहा है तो पहले हम बोलें कि स्ट्रेस किस पे डिपेंड कर रहा है, हमारा डिफॉर्म फोर्स पे। डिफॉर्म फोर्स जैसा रहेगा वैसा स्ट्रेस होगा, तो पूरा का पूरा हमारा टाइप्स किस पे डिपेंड है स्ट्रेस का, डिफॉर्म फोर्स पर। तो डिफॉर्म फोर्स कैसा लग रहा है, अभिलंब। अब इसका मतलब समझिए सतह के अभिलंबवत, यानी जैसे मान लीजिए कि यही हमारा जो पेज है, ये हमारा पेज है, ठीक। अगर इसके अब इस सतह, इस पेज का ये सरफेस हो गया यानी सतह हो गया, ठीक। इसके अभिलंबवत अगर हम डिफॉर्म फोर्स लगाएं, यानी इस पेज पर हम कुछ इस प्रकार फोर्स लगाएं, ये ऐसे, ये मतलब इसके एकदम बिल्कुल परपेंडिकुलर, यानी इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर यानी इसके बिल्कुल लंबवत ऐसे फोर्स लगाएं, ये मेरा सतह हो गया, ठीक है। ध्यान, ये मेरा सतह हो गया, इस पे आप इस प्रकार लंबवत फोर्स लगाएं और इस फोर्स की वजह से जो इस बॉडी में हमारा, मतलब ये जो हमारा पेज है, इस बॉडी में जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो हमारा नॉर्मल स्ट्रेस होगा, ठीक। समझ में आ गया। इसको अगर थोड़ा सा फिगर से देखें, जैसे मान लीजिए कि ये कोई हमारा सर्कुलर रॉड है, इसका जो एरिया यहाँ पर सर्कुलर है, ठीक। रॉड सर्कुलर ही है, रॉड सर्कुलर ही है, ठीक। इसके सरफेस के नॉर्मल यानी जो ये सतह है इसके अभिलंब, ठीक, यानी मान लीजिए कि सर्कुलर सरफेस जो है वो हमारा पेज है, वो हो गया, ठीक। मान लीजिए पेज हमारा सर्कुलर सरफेस हो गया, तो इसके नॉर्मल यानी इस डायरेक्शन में अगर फोर्स लगे इस सरफेस, अब हम यहाँ देख रहे थे नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस क्या है कि जो ये सरफेस है, जो ये हमारा सतह है, इसके लंबवत यानी इसके परपेंडिकुलर, यानी सरफेस और हमारे फोर्स के बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो हम लोग बोलते हैं लंबवत। तो इस सतह के लंबवत जो फोर्स लगेगा और इस फोर्स के थ्रू जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, स्ट्रेस तो हम समझ ही गए हैं कि इसके इंटरनल मॉलिक्यूल नहीं चेंज होंगे, फोर्स लगेगा कुछ इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, वही मेरा स्ट्रेस होता है। तो स्ट्रेस तो हम जानते ही हैं, तो स्ट्रेस होगा कैसा है, नॉर्मल स्ट्रेस कैसा होगा, तो वही तो बताया कि सतह के नॉर्मल यानी सरफेस के 90 डिग्री पर अगर फोर्स लगेगा, ठीक, तो मेरा नॉर्मल स्ट्रेस होगा। तो सिंपल से ये भी हम बोल सकते हैं कि जो जिस सतह पे हमको फोर्स लगाना है उस सतह के अगर लंबवत फोर्स लगाएंगे यानी उस सतह के बिल्कुल परपेंडिकुलर फोर्स लगाएंगे 90 डिग्री पे, तो मेरा स्ट्रेस कैसा होगा, नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक। जैसे यहाँ दिखा है कि ये मेरा सतह है और ये मेरा फोर्स है, और सतह को मतलब कि ऐसे मान लेते हैं जैसे ये ऐसे सतह है, ठीक। ये मेरा, यहाँ समझिए जो ये एग्जाम्पल के थ्रू समझिए कि ये जो एक पेज हो गया, ये पेज, ठीक, ये पेज एक सरफेस हो गया, ठीक। इधर कोई इसका बॉडी है और ये इसका सरफेस हो गया, ठीक। तो इस सरफेस के अगर परपेंडिकुलर यानी ऐसे लंबवत फोर्स लगे, ऐसे लंबवत परपेंडिकुलर ये हुआ, यानी इन दोनों के बीच में अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ इन दोनों के बीच में यानी पेन और इस पेपर के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, यानी इस पेपर के लंबवत अगर फोर्स लगेगा तो इस फोर्स के द्वारा जो इसमें स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा उसको हम बोलते हैं नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब देखते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या होता है। तो टेंजेंशियल स्ट्रेस का सिंपल से ऐसे डिफिनेशन लिख लेंगे। टेंजेंशियल स्ट्रेस में बस क्या चीज़ आ जाएगी, नोट करने वाली चीज़ है कि ये जो है सरफेस यानी सतह, सरफेस के पैरेलल यानी समांतर फोर्स लगेगा, डिफॉर्म फोर्स लगाएंगे, डिफॉर्म फोर्स लगता है। इसमें बोल सकते हैं कि इसमें सरफेस के पैरेलल यानी समांतर डिफॉर्म फोर्स लगता है और इसमें अभिलंबवत यानी परपेंडिकुलर डिफॉर्म फोर्स लगाया जाता है, इसमें सरफेस के पैरेलल लगाया जाता है। तो ये चीज़ अब हम लोग देखेंगे कि पैरेलल कैसे लगाते हैं। तो जैसे वही एग्जांपल लें, तो जैसे ये पेन था, ये मेरा पेपर था, ठीक, और मान लो कि ये पेन मतलब हमको ये नॉर्मल लगाएं, परपेंडिकुलर लगाएं तो नॉर्मल हो गया। अब क्या बोल रहा है कि सरफेस के पैरेलल, ये मेरा सरफेस हो गया, इसके पैरेलल यानी इसके समांतर यानी कुछ ऐसा फोर्स लगाएं, ये हमारा पेज हो गया, कुछ इस पर ऐसा फोर्स लगाएं इसके पैरेलल इस पर स्लाइड करें, तो
इसमें कौन सी प्रोसेस होगा, स्लाइड। इसमें हम स्लाइडिंग बोल सकते हैं कि एक सरफेस पे हम ऐसे स्लाइड कर रहे हैं, ठीक। तो ये सरफेस हो गया, इसके पैरेलल अगर करेंगे तो वो स्लाइड होगा, तो सरफेस के पैरेलल फोर्स लगाएंगे तो स्लाइड होगा, ठीक। तो टेंजेंशियल स्ट्रेस समझ में आ गया कि अगर किसी सरफेस के पैरेलल अगर फोर्स लगाएं उससे जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा बॉडी में, ठीक। डिफिनेशन इसका देख लीजिएगा, हम इसको समझा दे रहे हैं कि होता क्या है कि सरफेस के पैरेलल, यहाँ था नॉर्मल और यहाँ है पैरेलल, ठीक, मतलब परपेंडिकुलर, इसमें था परपेंडिकुलर, इसमें पैरेलल नहीं समांतर। सरफेस के समांतर अगर फोर्स लगे, उस फोर्स के थ्रू जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा उसको बोलते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस। इसमें एक और चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि टेंजेंशियल स्ट्रेस में, टेंजेंशियल मतलब स्पर्शी या अपरूपण, टेंजेंशियल या शियर स्ट्रेस में शेप चेंज होता है, जो क्या ये शेप चेंज हो जाएगा, इसमें शेप चेंज हो, कैसे बता रहे हैं कैसे होता है, शेप चेंज हो जाता है, वॉल्यूम यानी आयतन नहीं, वॉल्यूम नहीं चेंज होता है, वॉल्यूम चेंज यहाँ देख लीजिए, दिख नहीं रहा था, टेंजेंशियल स्ट्रेस में शेप चेंज हो जाता है, वॉल्यूम नहीं चेंज होता है, यानी वॉल्यूम उसका चेंज नहीं होगा, बस ओनली शेप चेंज होगा। कैसे होगा उसको हम देख लेते हैं अभी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई, ये कोई हमारी बॉडी है, दो बॉडी ले रहे हैं, दोनों हम लोग समझ जा रहे हैं नॉर्मल और शियर। ये कोई मेरा बॉडी है और दूसरी बॉडी कोई ये है, ठीक। अब ये क्या है कि जैसे मान लीजिए कि ये वाला सरफेस हो गया, ये ए, हम एक सरफेस पे बस नाम लिखेंगे, ये बी, ये सी, ये डी, जो ये इस साइड का ये सरफेस हो गया, ठीक, जो रेड से है, ए बी सी डी, ठीक। और दूसरा जो है इसके ऊपर का हम सरफेस ले रहे हैं, ए बी सी डी, ये वाला पोर्शन ए बी सी डी, ये हमारा सरफेस हो गया, ठीक है। ये फिगर 1 है, ये 2 है। इसमें हम कंडीशन दिखाएंगे नॉर्मल स्ट्रेस की, और इसमें हम कंडीशन दिखाएंगे टेंजेंशियल यानी शियर यानी अपरूपण, टेंजेंशियल इसका आंसर हो जाएगा अपरूपण या शियर, नॉर्मल मतलब अभिलंबवत, ठीक। तो जैसे हम बताया था ना कि ये मेरा सरफेस हो गया, ठीक, इसके लंबवत, तो ये मेरा कोई सरफेस मतलब 3D में है, ये 3D व्यू है, तो इसके इस साइड जो ये पूरा हमारा जो व्यू है, इसके सरफेस के परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में। अब यहाँ से क्लियरफाई हो रहा है कि ये जो हमारा सरफेस है इसके परपेंडिकुलर, मानी सरफेस से ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये जो सरफेस है इससे मेरा ये फोर्स कितना है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो सरफेस के लंबवत अगर फोर्स लगेगा और जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा उसको बोलेंगे नॉर्मल स्ट्रेस। और इसमें शियर कैसे होगा, टेंजेंशियल में शियर स्ट्रेस, टेंजेंशियल शियर स्ट्रेस इसके पैरेलल, ये सरफेस हो गया, तो अभी अगर इसको हमको लंबवत लगाना होगा तो इस सरफेस के लंबवत ऊपर जाएगा, ठीक है, इसके लंबवत इधर जाएगा, तो इसका हमको पैरेलल फोर्स लगाना है। तो यहाँ पे इसके पैरेलल मतलब कुछ ये हो जाएगा, यानी ये सरफेस है, इसके पैरेलल लगा रहे हैं, मतलब इस पर स्लाइड करा रहे हैं, स्लाइड मतलब एक तरह समझिए कि स्लाइडिंग, ठीक है, जहाँ स्लाइडिंग है वहाँ मतलब उसके पैरेलल फोर्सेज हैं, ठीक। तो ये हो गया पैरेलल फोर्सेज यानी टेंजेंशियल स्ट्रेस। अब ये कैसे वो मतलब हम लोग देखे थे कि ये शेप चेंज करेगा, वॉल्यूम नहीं। तो मान लीजिए ये कुछ ऐसा फोर्स लगाएं F, इसके द्वारा जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा उसको हम बोलते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस, लेकिन इसमें शेप चेंज होगा, वॉल्यूम नहीं। तो कैसे, तो जैसे मान लेते हैं कि ये वाला अगर इधर फोर्स लगाएं, इसको हम एक एग्जांपल समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए बुक, ठीक है, बुक का पेज ये ऐसे पूरा, ये ऐसे बुक का पेज है, ठीक है, मान लीजिए कितना हूँ कुछ, ये बुक का पेज है, बुक की ये मोटाई है, ठीक है, ये बुक का पेज है। पहले पेज पे हम ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, जैसे पहले पेज पे अगर हम फोर्स लगाएंगे तो पेज क्या करेगा, स्लाइड करने का प्रयास करेगा, मुड़ने का प्रयास करेगा, ठीक है। तो ये पेज कुछ आगे जाने का प्रयास करेगा इस साइड, ध्यान समझिएगा कि ये मान लीजिए कि बुक है, ठीक,
या मान ले रहे हैं कि ये एक बुक है, बस मान रहे हैं, ठीक। तो इसके एक पेज पे अगर हम ऐसे पैरेलल फोर्स लगाएं तो ये कुछ आगे जाने का प्रयास करेगा, कुछ ऐसा, और ये वाला पॉइंट कुछ यहाँ आने का प्रयास करेगी, बी वाला पॉइंट कुछ यहाँ आ जाएगी, ए वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगी। तो नया पॉइंट हम मान लेते हैं, ये ए डैश हो गया, ये मेरा बी डैश हो गया, ये मेरा डी डैश हो गया, और ये मेरा सी डैश हो गया, ठीक। तो इसको हम यहाँ से मिला देते हैं, तो रेड पेन से मिलाते हैं नए फिगर को। क्लियर समझ में आएगा कि नया फिगर कौन सा है मेरा। ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब जो ये नया चीज़ हमारा बन गया, ये इतना ध्यान देखिए। अब यहाँ पर ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश, ठीक है। अब ये जो नया बना, इस सी फोर्स के कारण चेंज हुआ है, ये कुछ मान लेते हैं थीटा डिग्री एंगल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ठीक। थीटा डिग्री एंगल डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ये जितना थीटा होता है इसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस कितना है, मतलब कितना स्ट्रेस प्रोड्यूस हुआ है उसमें देखें। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं, बस हम इसलिए दिखा रहे हैं कि आप लोग इसमें देख सकते हैं कि इसमें जो इसका शेप चेंज हुआ है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। जैसे मान लीजिए पहले इसका सरफेस, बस हम सरफेस ले रहे हैं तो ये स्क्वायर था, ठीक है, ये ऐसे स्क्वायर था, इस पूरे चीज़ को ये थोड़ा सा टिल्ड हो गया, थोड़ा सा झुक गया है, ठीक है। लेकिन इसका जो वॉल्यूम है वो चेंज नहीं हुआ। वॉल्यूम यानी आयतन जो है इसका वो जस का तस है, मतलब कांस्टेंट है, चेंज नहीं हुआ है। इसका केवल और केवल चेंज क्या हुआ, शेप चेंज हुआ। तो हम पहले बताते कि टेंजेंशियल में क्या होगा, टेंजेंशियल में शेप चेंज होगा और आयतन नहीं। और वॉल्यूम नॉर्मल में तो बताए थे कि नॉर्मल में इसका नॉर्मल फोर्स लगेगी, ठीक। तो इतना चीज़ देखें। दूसरा इसमें आता है, अब नॉर्मल का क्लासिफिकेशन हम देखे थे, तो अब जो ये चीज़ देखेंगे हम लोग, यहाँ देखे थे नॉर्मल स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो अब हम लोग नॉर्मल का क्लासिफिकेशन देखें। टेंजेंशियल मेरा यहाँ खत्म हो गया, ठीक, टेंजेंशियल मेरा यहाँ खत्म हो गया, और टेंजेंशियल का बता दीजिए कि कैसे फोर्स लग रहा है, कैसे क्या हो रहा है। अब हम नॉर्मल में देखेंगे, नॉर्मल के पार्ट कितने हैं, ठीक है। तो नॉर्मल में पहला देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, इसको हिंदी में बोलते हैं अनुदैर्ध्य प्रतिबल, ठीक। तो इसको बस हम समझते हैं, डिफिनीशन देख लीजिएगा, बस इसको हम लोग समझते हैं कि ये चीज़ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होती क्या है, ठीक। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को समझने के लिए जैसे मान लेते हैं एक सर्कुलर रॉड हम लेते हैं, ठीक। सर्कुलर रॉड अगर हम लेते हैं और इस पर हम लोग मान लेते हैं कि कुछ ऐसा टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं, बताएं कि जब खींचेगा तो टेंसाइल होगा, तो टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं। तो टेंसाइल फोर्स लगाने से हम लोग देखेंगे क्या होगा कि इसके लंबाई में कुछ चेंज हो जाएगा। मान लीजिए कि लंबाई कुछ इसकी ऐसे बढ़ गई, ठीक है, इसकी लंबाई में कुछ ना कुछ चेंज हो गया, यानी इसकी लंबाई बढ़ गई। टेंसाइल है तो बढ़ेगी, बताया था कि टेंसाइल में बढ़ेगी, कंप्रेसिव में घटेगी। तो लंबाई मान लीजिए कि इसका बढ़ गया, पहले इसकी लंबाई L थी, अब इसकी लंबाई कितना हो गई, L प्लस डेल्टा L। हम मान रहे हैं कि डेल्टा L जो है लंबाई में वृद्धि है, डेल्टा L मेरा क्या है, लंबाई में वृद्धि है, ठीक। ये चीज़ हम देख रहे हैं। अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होगा, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस यह होता है कि किसी वस्तु यानी इस वस्तु पर अगर हम डिफॉर्म फोर्स F लगाएं, तो इसके कारण वस्तु के लंबाई में जो केवल परिवर्तन होता है, वस्तु की लंबाई यानी इस डायरेक्शन, लंबाई जिधर चेंज हो रही है उस डायरेक्शन में जितना स्ट्रेस होगा उसको हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ध्यान समझिए इसका मतलब क्या है, ठीक है। इस डायरेक्शन में केवल है, यानी जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं, ये चीज़ समझने वाली है कि जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में चेंजिंग हो डायमेंशन में, यानी जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाएं, यानी मान लीजिए कि अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, जो फोर्स का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, ठीक,
फोर्स का डायरेक्शन में है। और जो चेंजिंग हो रहा है डायमेंशन में, जो डायमेंशन चेंज यानी जो लेंथ में वृद्धि या लेंथ में कमी, कुछ भी इस रॉड के डायमेंशन में जो चेंज हो रहा है वो भी फोर्स के ही डायरेक्शन में हो, वो भी फोर्स के ही डायरेक्शन में है, यानी चेंज इन डायमेंशन जो हो वो फोर्स के डायमेंशन में ही हो, जिधर फोर्स लग रहा है उधर ही चेंज हो, तो इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ठीक, अब बुक का डिफिनेशन देख लीजिएगा कि बुक का डिफिनेशन क्या है, हम समझाने के लिए बता रहे हैं। तो इसको एक लाइन में लिख सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में सॉरी इसको ऐसे कर सकते हैं, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है यदि उसी डायरेक्शन में, यानी डायरेक्शन यानी दिशा, उसी डायरेक्शन में डायमेंशन में चेंज हो, डायमेंशन चेंज मतलब लेंथ, थिकनेस, ब्रेथ, कुछ भी, मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में ये सारी चीज़ें चेंज हो, इन सारी चीज़ें में से कोई एक, ठीक है, चेंज हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ठीक, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस यानी अनुदैर्ध्य प्रतिबल उसको बोलते हैं। अब इसमें देखें, इसमें क्या हुआ कि फोर्स F लगाएं और इसी डायरेक्शन में मेरा फोर्स F लगाएं और इसी डायरेक्शन में मेरा जो L है इसी डायरेक्शन में चेंज हुआ। ठीक, ध्यान से फिगर को समझना है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएं उसी डायरेक्शन में मेरा जो है लेंथ में वृद्धि हुआ है, मतलब लंबाई में वृद्धि या लंबाई में कमी जो भी होगा। फोर्स अपोजिट लगा देंगे कंप्रेसिव तो लंबाई में कमी हो जाएगी। ठीक है, तो लंबाई में जो वृद्धि हुआ, जिधर फोर्स लग रहा है उधर ही लंबाई में वृद्धि हुआ, जिधर फोर्स लग रहा है उधर ही लंबाई में वृद्धि हुआ। तो इस तरह के स्ट्रेस को हम लोग बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ठीक है, अब इसमें दूसरा कैसे आ सकता है, दूसरा टाइप इसी में कि जैसे अगर लंबाई में वृद्धि होगा तो इसके डायमीटर में कमी आएगी, ये सर्कुलर रहता है इसको डायमीटर, ठीक है, यानी व्यास, डायमीटर यानी व्यास में कमी आएगी। कैसे कमी आएगी, जैसे मान लीजिए ये पेन ही मेरा रॉड है, ठीक है, ये पेन ही मेरा रॉड है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएं, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएं, इसके मतलब ऐसे नॉर्मली इसको खींचें तो इसकी लंबाई में वृद्धि होगा। जब इसके लंबाई में वृद्धि होगा तो इसकी मोटाई कम होगी। ध्यान समझिएगा, जब इसके लंबाई में वृद्धि होगा तो इसकी मोटाई में कमी होगी। तो जो मोटाई में कमी होगी मतलब उसके डायमीटर में कमी आ रही है, डायमीटर यानी व्यास, उसके डायमीटर में कमी आ रही है, तो उधर भी तो कुछ ना कुछ चेंजेज हो रहा है। तो हम देख रहे थे क्या क्या उसके मोटाई में भी कुछ कमी होगी, यानी डायमीटर में भी कुछ कमी होगी। तो जो डायमीटर में कमी होती है इस स्ट्रेन को हम लोग बोलते हैं लेटरल स्ट्रेन। ठीक है, तो लेटरल स्ट्रेन बस हम ऐसे आपको जानने के लिए बता दिए हैं कि सोचेंगे कि मतलब मोटाई में भी तो कमी होगी तो इधर भी तो कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो इधर होता है जो उसको बोलते हैं लेटरल स्ट्रेन, सॉरी लेटरल स्ट्रेस। ठीक है, तो हमको लॉन्गिट्यूडनल देखना है, लॉन्गिट्यूडनल हम देख लिए कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन में अगर लेंथ में वृद्धि हो या लेंथ में कमी हो तो हम लोग बोलेंगे उसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ठीक है, और जो सबसे अब इम्पॉर्टेंट है उसको देख लेते हैं, छोटा छोटा जो है सब नॉर्मल स्ट्रेस का टाइप है टेंसाइल स्ट्रेस। इन दोनों को साथ ही लेके चलते हैं, टेंसाइल और कंप्रेसिव। ठीक है, टेंसाइल और कंप्रेसिव मेन डिफिनेशन हम लिख दिए हैं, इन छोटे छोटे डिफिनेशनों को थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेस क्या होगा, ये कोई हमारी बॉडी है, ये एफ अपोजिट फोर्स लग रहा है, ये दूसरी कोई हमारी बॉडी है, इस पर कोई कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है और इस पर कोई टेंसाइल फोर्स लग रहा है। इसको हम लोग बोलेंगे टेंसाइल फोर्स यानी तनाव बल, इसको बोलेंगे कंप्रेसिव फोर्स यानी संपीड़न बल। ठीक है, तो सिंपल सा हम एक लाइन में यहाँ समझ सकते हैं कि टेंसाइल फोर्स के कारण जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा उसको टेंसाइल स्ट्रेस बोलेंगे। तो यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं कि टेंसाइल
टेंसाइल स्ट्रेस के कारण जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा उसको टेंसाइल स्ट्रेस बोलेंगे, यानी इस प्रकार के लोड के कारण, इस प्रकार के फोर्स के कारण जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा उसको टेंसाइल स्ट्रेस बोलेंगे, यानी तनाव बल। और कंप्रेसिव फोर्स के कारण जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा उसको बोलेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है, तो इस प्रकार से हम स्ट्रेस के सारे टाइप्स को देख लिए कि स्ट्रेस कितने टाइप्स के होते हैं। इसमें एक और बचता है वॉल्यूम स्ट्रेस, यानी आयतन प्रतिबल। इसमें हम क्या बोल सकते हैं कि ऐसे स्ट्रेस जिसमें, इसमें लिख सकते हैं कि ऐसे प्रतिबल यानी ऐसे स्ट्रेस जिसमें ज्यामिति में चेंज न हो। ठीक है, ज्यामिति में चेंज न हो लेकिन आयतन में चेंज हो, आयतन में चेंज हो, उसे आयतन प्रतिबल कहते हैं, उसे आयतन प्रतिबल कहते हैं। तो हम यहाँ देखें क्या हुआ कि ऐसे प्रतिबल जिसमें ज्यामिति में चेंज ना हो लेकिन आयतन में चेंज हो उसे आयतन प्रतिबल कहते हैं। मतलब उसके फोर्स लगाएं, कोई हम ऐसा फोर्स लगाएं कि उसके पूरा वॉल्यूम चेंज हो जाए लेकिन उसका ज्यामिति चेंज ना हो, तो उसको हम बोलेंगे वॉल्यूम स्ट्रेस। और ये आयतन स्ट्रेस आपको मिलेगा फ्लूइड में, यानी तरल में। जो तरल होता है उसमें ये चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ उतना कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसका डिफिनेशन हम समझ सकते हैं कि होती क्या है। तो इसमें हम लोग पढ़े स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस के टाइप्स कितने होते हैं, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, टेंसाइल, कंप्रेसिव, टेंजेंशियल स्ट्रेस, सब कुछ देख लिए। स्ट्रेस